कक्षा 8 के पाठ 10 को आज हम आगे बढ़ाते हैं। क्रियाकलाप 10.5 चित्र 10.6 से प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए, जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकता के प्रति सचेत रहें और इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का भी प्रयोग करके इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। विज्ञापन जैसे आप टीवी में देखते हो, सर्फ के विज्ञापन आते हैं, साबुन के आते हैं, शैम्पू के आते हैं, उसी तरह आपको संतुलित आहार से संबंधित विज्ञापन भी आप तैयार कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। ये आपके सामने कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, लाल मांस दिया हुआ है। दूसरा आपको हरी सब्जियां बताई हुई है, जिसमें गाजर है, टमाटर है, प्याज है, पत्ता गोभी है, गोभी और पालक वगैरह इत्यादि। फिर आपको दूध और अंडे बताए गए हैं और फल बताए गए हैं। यानी ये सभी चीज़ें जो है वह हमारे संतुलित भोजन के अवयव यानी कि घटक हैं। साथ में खाद्यान्न बताए गए हैं, जिसमें राजमा, गेहूँ, चने, मटर इत्यादि चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम व्यक्तिगत स्वच्छता की। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है। क्योंकि स्वेद यानी पसीना स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। क्योंकि हम जो कुछ भी काम करते हैं उससे शरीर हमारा वार्म अप होता है, गर्म होता है, और गर्म होने से हमारे शरीर की स्वेद ग्रंथियाँ अधिक पसीना निकालती है, तो वो पसीना शरीर में दुर्गंध उत्पन्न करता है। इसीलिए हमें दिन में एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोकर करना चाहिए। यानी आपको स्नान करते वक्त हर एक अंग को विशेष रूप से साफ करना चाहिए। साबुन का प्रयोग कर सकते हैं आप। यदि सफाई नहीं की गई या रखी गई तो जीवाणु के संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। तो कभी कभी त्वचा पर आपने देखा होगा कि दाद, खाज, खुजली, फोड़े फुंसी या इससे चर्म रोग से संबंधित और भी कुछ चीज़ें, बीमारियां आपसे लग सकती हैं। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि नहाते वक्त हर एक अंग की सफाई को अच्छी तरह से साबुन लगा के करनी चाहिए, ताकि जीवाणुओं और कवक का संक्रमण जो है वह कम हो जाए। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदल लेना चाहिए, क्योंकि उसमें गीलेपन के कारण संक्रमण का खतरा रहता है। फिर अगली बात करते हैं हम शारीरिक व्यायाम की। ताज़ी हवा में टहलना चाहिए एवं खेलना चाहिए। शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। यानी टहलने और खेलने से शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। सभी युवा व किशोर, लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना और बाहर खेलना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ भ्रांतियों की। भ्रांतियाँ का मतलब आप समझ सकते हैं कि बिना किसी आधार के कही हुई बातें जो पुराने ज़माने से चली हुई आ रही हैं, उनके बारे में क्या सत्य है और क्या असत्य है, या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बातें। अध्याय 9 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी सत्य अवधारणाएं प्रचलित है जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियाँ व असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं।
इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ यानी कि असत्य धारणा है जिसका कोई भी आधार नहीं है। ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। ऐसी धारणाएं पुराने ज़माने के लोग मानते थे। तो क्या आप बताएं, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि लड़की किसी लड़के को देखे और वह गर्भवती हो जाए? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक झूठी या मिथ्या धारणा है। दूसरी धारणा है संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है। तो यह भी बिल्कुल गलत है, जबकि पिता उत्तरदायी होता है। तीसरा पॉइंट है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध माना जाता है। कहते हैं कि अनाज जो है वह खराब हो जाते हैं, अचार को या पानी की जगहों को, जो हम पानी पीते हैं मटकी वगैरह को नहीं छूना चाहिए। लेकिन ये सभी निराधार बातें हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। आज का युग विज्ञान का युग है, हमें इन सभी भ्रांतियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना होगा। आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड़ फेंकिए और छोड़ दीजिए। क्रियाकलाप 10.6 अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है क्या? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। तो आपको दोनों प्रकार के बच्चे के नाम लिखकर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जो व्यायाम करते हैं उनके भी और जो व्यायाम नहीं करते हैं उनके भी। तो उनके गुणों का फिर आपको मिलान करना है और तुलना करनी है। फिर आपको कुछ परिणाम या रिजल्ट दिखेंगे जिसमें से आपको यह पता चल जाएगा कि व्यायाम हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक होता है। अब बात करते हैं नशीली दवाओं यानी कि ड्रग्स का बारे में, या उसके निषेध के बारे में। निषेध का अर्थ होता है मनाही, यानी ड्रग्स लेना एक बहुत शरीर के लिए नुकसानदायक चीज़ है, उसकी मनाही, आप उसको कभी ना लेवें। किशोर अवस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय होता है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग यानी कि नशीली दवा के सेवन करने से आप अच्छा महसूस करेंगे या टेंशन मुक्त, तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए नहीं कह देना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न लिखी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ होते हैं जिनकी लत पड़ जाती है, यानी कि आदत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार ले लेते हैं तो आपको इन्हें रोज़ बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक हो जाते हैं। यानी कि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर आपने गलती से भी एक बार चख लिया या ले लिया, किसी दोस्त के कहने पर ले लिया, तो आपको इसकी इतनी भयंकर आदत पड़ जाएगी कि आप चाह कर भी उस आदत को छुड़ा नहीं पाएंगे। आपका शरीर आपको रोज़ मजबूर करेगा ड्रग्स लेने के लिए और एक दिन आप मौत की ओर चले जाएंगे। तो आपको हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो ड्रग्स का सेवन करते हों। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देता है। अब बात करते हैं एक भयंकर बीमारी की, जो बीमारी ला इलाज है, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है, यह सिर्फ मौत की तरफ लेकर जाती है। एड्स। एड्स का पूरा नाम मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक्वायर्ड, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यूनो, डी का मतलब डेफिशिएंसी, एस का मतलब सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के विषय में तो अवश्य ही आपने सुना होगा, जो किससे फैलता है? HIV नामक खतरनाक विषाणु से फैलता है। अब HIV का पूरा नाम क्या है? H का मतलब ह्यूमन, I का मतलब इम्यूनो, V का मतलब वायरस, यानी कि मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने वाला वायरस। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है।
यानी किसी रोगी को कोई इंजेक्शन लगा है और वही इंजेक्शन वापस किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए, तो आप समझ जाइए कि वह वायरस उस पीड़ित व्यक्ति से उस स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाएगा। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम जैसे कि पीड़ित रोगी यानी माँ से दूध अथवा उसके शिशु में भी हो सकता है, तो जन्म के समय हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ अगर कोई लैंगिक संबंध बनाता है तो इससे भी उस रोग का संक्रमण एक से दूसरे में हो सकता है। अब बात करते हैं किशोर द्वारा गर्भधारण संबंधी कुछ बातों की। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कि कानूनी आयु लड़कियों के लिए तो 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु लड़कियां माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए बाल विवाह, कम उम्र में विवाह यानी तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि कम उम्र में यदि किन्हीं लड़कियों की शादी करा दी जाती है तो जब वो माँ बन जाती है या माँ बनने वाली होती है तो उन्हें अपने शरीर में शारीरिक लेकर या स्वास्थ्य से लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो बच्चा जन्म लेता है वो भी कमज़ोर होता है, तो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर संकट आ जाता है। इसलिए कभी भी बाल उम्र में यानी कि कम उम्र में शादी नहीं करानी चाहिए। हमेशा ये जो कानूनन उम्र दे रखी है लड़कियों के लिए 18 वर्ष व लड़कों के लिए 21 वर्ष, इससे ऊपर जब हो जाते हैं तभी उनकी शादी करनी चाहिए। यही हमारा पाठ ख़त्म होता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्द आए थे: एडम्स एप्पल, किशोरावस्था, एड्रिनलिन हार्मोन, संतुलित आहार, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन या हार्मोन, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि, यौवन आरंभ, जननात्मक स्वास्थ्य, गौण लैंगिक लक्षण, लिंग गुणसूत्र या लक्ष्य स्थल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, स्वर यंत्र इत्यादि सभी के बारे में आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे एग्ज़ाम के समय में। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ रोज़ की तरह होमवर्क के लिए, आप वह क्वेश्चन नोट कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए: ड्रग के सेवन से किसी व्यक्ति के शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए: एड्स का पूरा नाम व इससे होने वाले शारीरिक नुकसान को समझाइए। तीसरा प्रश्न लिखिए: हमें व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 लिखिए: किशोरावस्था में संतुलित आहार से संबंधित एक तालिका तैयार करते हुए उसको विस्तार पूर्वक समझाइए। यह आपका पाठ 10 खत्म हो चुका है।